नावल टाइम टाइम फिश। राइटर गुलनोखेज अख्तर। जैसे ही नाई ने मेरे सर पर उस्तरा फेरना शुरू किया, मुझे सुकून सा आ गया। टिंड करवाना मेरे लिए हमेशा बाइसे इत्मीनान रहा है। जैसे जैसे उस्तरा मेरे सर पर फिरता जाता है, मुझे अपना आप हल्का फुल्का लगने लगता है। मैं टिंड इसलिए नहीं करवाता कि इससे सर को हवा लगती है, बल्कि मैंने नोट किया है कि टिंड करवाने से मेरा सर मुंह से अच्छा निकल आता है। अब्बा को मेरी टिंड से बहुत चिढ़ है। उनके बस में हो तो वो दुनिया भर के उस्तरों पर जंग लगवा दें। अगरचा उन्हें टिंड का कोई शौक नहीं, लेकिन कुदरत ने उनके सारे बाल उड़ा दिए हैं। अब्बा की इतनी घनी टिंड देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगती है, और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा सर भी ऐसा स्मूथ हो जाए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो अब्बा के सर पर चिपत मारने का बड़ा मजा आता था। बिल्कुल ऐसी आवाज आती थी जैसे तबले की तरकट से आती है। लेकिन ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया, अब्बा का सर मुझसे दूर होता चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इखलाकी एतबार से अब्बा के सर पर चिपत मारना मेरे लिए जुर्म ज़ईफ़ी करार पाया। उन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के सर पर इन्हिसार करने की बजाय अपने सर पर खुद खड़ा हूँगा। यूं मैंने खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए पहली दफ़ा टिंड कराई। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा टिंड शुदा होकर घर पहुंचा तो अब्बा ने दरवाजे से ही मुझे चवन्नी देकर रुखसत करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी बात काट कर बोले, देखो भाई, ना तो हमारे घर कोई बच्चा हुआ है और ना कोई शादी है, फिर तुम्हें इधर का पता किसने दिया? ये लो चवन्नी पकड़ो और माफ करो। वो दरवाजा बंद करने लगे। अब्बा, ये मैं हूँ। मैं चिल्लाया। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। अबे आहिस्ता बोल, क्यों मुझे अब्बा अब्बा कहकर बदनाम कर रहा है? मैं कहाँ से तेरा बाप हो गया? वो गुर्राए। अब्बा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, तू ही मेरा बाप है, खुदा के लिए मुझे पहचान। अबे क्या बक रहा है? अब्बा के माथे पर पसीना आ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ। मैंने दुहाई दी। लेकिन मैं तो कभी मौत का कुआं देखने नहीं गया। अब्बा ने मरी मरी आवाज में दलील दी और बेइज्जती के एहसास से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मैंने कोई और हमला होने से पहले जल्दी से कहा, अब्बा, माजी में झांकने की बजाय मेरी आंखों में झांक। मैं तेरा बेटा कमाल हूँ, कमाला। कमाला? अब्बा ने हैरत से मुझे घूरा, फिर यकदम गुस्से से बोले, ये टिंड तूने खुद करवाई है या मस्जिद से स्लीपर चुराते पकड़ा गया है? नहीं अब्बा, मैंने तेजी से कहा, ये टिंड बिल जबर नहीं, टिंड बिल रजा है, और मैंने खुद करवाई है। ओह, अब्बा ने होंठ सुकेड़े। लेकिन इसका फायदा फायदा बहुत है अब्बा इसका। देखना, सर को हवा भी लगती रहती है, हाथ फेरने में भी मजा आता है, और बार बार की कटिंग का खर्चा भी बचता है। आखिरी जुमला अब्बा के दिल में उतर गया। बचत अब्बा का पसंदीदा तरीन अमल था, और इस हवाले से होने वाले 7 कत्ल भी वो मुआफ कर सकते थे। उन्होंने फरते जज्बात से मगलूब होकर पूरी जिम्मेदारी से मेरी टिंड पर एक तवील बोसा दिया और घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। अब मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम कमाल अहमद उर्फ कमाला उर्फ कालू उर्फ कामा उर्फ डंगर उर्फ खोता है। मौखर जिक्र कुछ उर्फियत अब्बा की अता करदा है, बाकी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की हैं। मैं माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ और वो भी मेरे अकलौते अम्मा अब्बा हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक उनको किसी मसले पर मुत्तफिक होते नहीं देखा। उनके ताल्लुकात की नौइयत बिल्कुल बुश और उसामा जैसी है। ताहम अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि दोनों में से उसामा कौन है। अम्मा अब्बा कभी कभार इतनी खूनख्वार लड़ाई लड़ते हैं कि देखने वाले को ख्वामखा मजा आने लगता है। मैंने खुद कई दफा उनकी लड़ाई को टीवी वाली रेसलिंग से बेहतर करार पाया है। ये दोनों कम अज कम नूरा कुश्ती तो नहीं लड़ते। अब्बा चूंकि ऊंचा सुनते हैं, इसलिए अक्सर अम्मा की भड़ास उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। बुजुर्गों से रिवायत है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई का आगाज शादी के दूसरे रोज ही हो गया था, जब अम्मा ने मुंह दिखाई में दी हुई अब्बा की सोने की अंगूठी को चेक कराया तो वो 2 नंबर निकली। अम्मा ने अब्बा से शिकवा किया तो वो कुरान उठाने पर तैयार हो गए कि अंगूठी 2 नंबर नहीं है। एहतियातन अंगूठी को दोबारा चेक कराया गया तो अब्बा का कहा सच निकला। अंगूठी वाकई 2 नंबर नहीं, बल्कि 3 नंबर थी। अम्मा ने गुस्से से अंगूठी उतारकर अब्बा के माथे पर ऐसी ताक कर मारी कि वहां स्याह निशान बन गया। बुजुर्गों की बात पर इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि ये निशान अब्बा के माथे पर ताहाल मौजूद है। ताहम अब्बा इसे बजोरे दिलायल मेहराब कहते हैं। अम्मा का इंतकाम पूरे खानदान में मशहूर था। अम्मा चूंकि रंग के मामले में सफेद नहीं थी,
اس لیے ایک دفعہ شادی سے پہلے ان کی کسی سہیلی نے انہیں کالی کہہ دیا۔ اماں نے اس بات کا انتقام یوں لیا کہ جہاں بھی اس لڑکی کے رشتے کی بات چلتی، اماں جھٹ سے لڑکے والوں کے کان میں ڈال دیتی کہ لڑکی پارٹ ٹائم چرس بیچتی ہے۔ اماں نے اس بات کا اتنا چرچا کیا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لڑکی واقعی چرس بیچنے لگی۔ غصے کے معاملے میں بھی اماں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے محلے کے ایک بچے نے بری طرح مارا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے مزید ایک تھپڑ سے نوازا، پھر گھرا کر بولی، کس نے مارا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دارا نے۔ دارا کون؟ وہ مولوی کا بیٹا؟ اماں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے ناک پہنچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا، مجھے لیا اور سیدھی مولوی صاحب کے حجرے کی طرف بڑھی۔ مولوی صاحب غالباً روح افزا پینے کے بعد مسجد کے باہر گلی میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ اماں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یکدم چونک گئے۔ مولوی، اماں نے ساری تہذیب دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب پہلے گھبرائے، پھر مزید گھبرا کر بولے، جی خاتون، کیا ہوا؟ اماں نے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کیا حال کیا ہے میرے بچے کا۔ مولوی صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری گفتگو گلی میں ہو رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سننے والا اسے کن معنوں میں لے جائے۔ وہ گھگیا کر بولے، لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تیرے بیٹے نے تو اسے مارا ہے نا؟ اماں نے آنکھیں نکال لی۔ مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ گلی میں اکٹھے ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ مولوی صاحب تیزی سے بولے، کچھ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا، جائیے۔ آپ لوگ کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اماں بپھر گئی۔ میرا بچہ مرنے والا ہو گیا اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، کیسا جھوٹا مولوی ہے یہ۔ اماں نے واویلا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مشکوک نظروں سے مولوی صاحب کو گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ عقل مند محلے داروں نے فوراً بات سمجھ کر نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ بے شمار لوگ مجھے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی اس مولوی پر شک تھا۔ ایک اور آواز آئی اور مولوی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مولوی صاحب پر پل پڑے۔ مولوی صاحب نے اس افتاد سے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور سڑک کی طرف بھاگے۔ ان کا یہی بھاگنا انہیں پکا مجرم ثابت کر گیا۔ آگے کا حال تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دادی بتاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو محکمہ اوقاف والوں نے نکال دیا تھا۔ سنا ہے آج کل کینٹ میں ان کا پان سگریٹوں کا کھوکھا ہے۔ ہر چند کے ہمارے گھر میں غربت کا خاصا آنا جانا تھا، پھر بھی ابا نے دل پر جبر کر کے مجھے ایف اے کرا ہی دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایم اے کرتا، لیکن ابا ایم اے کی بجائے ایم اے میں زیادہ خوش تھے۔ میں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ مجھے کوئی نوکری کر لینے دیں، لیکن ابا کا تو پلان ہی کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ جیسے ہی میں نوکری کا ذکر چھیڑتا، ابا کا منہ عالم لوہار جیسا بن جاتا اور آنکھیں حسن جہانگیر جیسی۔ پھر وہ مسلسل 3.5 منٹ مجھے پرانے ماڈل کی نئی گالیاں نکالتے اور بعد میں بڑی عزت سے سمجھاتے کہ منحوس، یہ نوکری وغیرہ کی سوچے گا تو نہ خود کھا سکے گا، نہ ہمیں کھلائے گا۔ آگے کی سوچ آگے کی۔ میں تیری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے سسرال والے تجھے کاروبار بھی سیٹ کر کے دیں، اس طرح ان کی بیٹی اور تیرے والدین دونوں سکھی رہیں گے۔ سبحان اللہ! ابا کا پلان سن کر میرے گھٹنوں میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ اے ابا، اتنی امیر لڑکی آخر مجھے ملے گی کیسے؟ میں نے طلعت حسین کے انداز میں بڑا سیریس سوال کیا۔ ابے بھری پڑی ہے دنیا ایسی لڑکیوں سے، بس تو دیکھتا جا۔ میرا دل کہتا ہے کہ قسمت ہمارے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ابا کا کہا سچ پایا۔ رشتے کرانے والی ماسی قسمت اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اے بیٹے، اچھا ہوا جو تو مل گیا۔ بڑی شاندار خبر لائی ہوں آج تو۔ شاندار خبر؟ میرا خیال ہے تیرے خاوند کی ڈیوٹی پھر سے رات کی ہو گئی ہوگی۔ ابا نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی اور ماسی کے دانتوں تلے سپاری مزید تیزی سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بات انسنی کی اور میری طرف دیکھا۔ نورا کدھر ہے؟ میں نے آواز دی، اماں، ماسی آئی ہے۔ آ رہی ہوں۔ اماں نے سیڑھیوں کے نیچے قائم 2-in-1 باورچی خانے سے آواز لگائی۔ 2-in-1 میں نے اس لیے کہا ہے، خوردنوش کے فرائض سے نمٹنے کے بعد اکثر یہ باورچی خانہ بطور غسل خانہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ سامنے والے حصے کی طرف چارپائی کھڑی کر لی جاتی تھی۔ ابا نے جدید غسل سے لطف اندوز ہونے کے لیے انوکھا طریقہ نکال رکھا تھا۔ وہ سرکاری پانی کی ٹونٹی کے ساتھ ٹیوب لگا دیتے اور دوسرا سرا غسل خانے والی چارپائی کے بان میں سے نکال دیتے۔
यूं हर दफा वो ताज़ा शावर लेते थे। सर्दियों के दिनों में हम अक्सर दोपहर को नहाते थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता था। ताहम अब्बा पानी की बाल्टी भरकर धूप में रख देते। उनका मुशाहदा था कि पानी इस तरह से भी गर्म करके नहाया जा सकता है। अम्मा मासी किस्मत के पास आकर बैठ गई। ए बहन, बड़ी खास खबर लाई हूँ। मासी ने अब्बा का जुमला आने के डर से ना सिर्फ आवाज आहिस्ता रखी बल्कि जुमले में भी खातर खौह तब्दीली कर ली। मेरी कमेटी तो नहीं निकल आई? अम्मा ने गुर्बत का आलमी मुजाहरा किया। ए नहीं, इससे भी बड़ी खबर है। मासी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कनखियों से अब्बा की तरफ देखा, जो चारपाई के अदवाइन में फंसे लापरवाही से हाथ हिलाते हुए नूरजहां का गीत पठाने खान की आवाज में गाने की कोशिश कर रहे थे। खाली खबर है या खुशी की खबर है? अम्मा ने एकदम चौंक कर पूछा। ए है, अल्लाह खैर करे, खुशी की खबर है। मासी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अम्मा के हलक से तवील सांस निकल गई। तो बताओ फिर। मासी ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया तो मेरी तरफ देखा। मैं बज़ाहिर साइकिल का चिमटा साफ कर रहा था, लेकिन मेरे तमाम हवासे ज़रूरिया उसी तरफ थे। बात यह है कि फरीदा की बेटी ने बीए कर लिया है। आज उसका नतीजा था। पूरे कॉलेज में फशट आई है। तो फिर? अम्मा ने कहर आलूद नजरों से मासी को घूरा। फिर क्या, लड़की बहुत अच्छी है, बाप भी फैक्ट्री में फोरमैन है, लोग भी बहुत शरीफ हैं। तो हम क्या दहशतगर्द हैं? अम्मा कड़की। नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं तो कह रही थी अपना कमाला पुत्र भी बड़ा हो गया है और अच्छा तो रिश्ता लेकर आई है। अम्मा सारी बात समझ गई और मैं भी समझ गया कि अब क्या होगा। अम्मा एक झटके से उठ खड़ी हुई। अब्बा के कानों तक आवाजें तो नहीं पहुंची थी, ताहम अम्मा के उठने का एक्शन देखकर अंदाजा लगा चुके थे कि सब्जी में कुछ काला है। उन्होंने फौरन अपने गीत को लगाम दी और हमतन चौकन्ने हो गए। बात सुन, हमने अपने लड़के का रिश्ता ऐरे गैरों में नहीं करना। दोबारा इस सिलसिले में आने की जरूरत नहीं। कमाले का रिश्ता हम जैसे बड़ी जात के राजपूतों में होगा। अम्मा ने गर्दन अकड़ाई। राजपूत? बेख्तियार मेरा हाथ साइकिल की घंटी से फिसल गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि अब्बा ने बताया था हम शेख हैं। अब्बा की चारपाई मेरे करीब थी। मैंने सरगोशी की। अब्बा, क्या हम राजपूत हैं? क्या कहा? जिनभूत हैं। अब्बा चौंके। अबे होश कर, इस गरीब घर में जिनभूत कहाँ से आ गए? यहाँ से तो चुड़ैलें भी पर्दा करके गुजरती हैं। जिनभूत नहीं अब्बा, राजपूत। राजपूत? क्या हम राजपूत हैं? मैंने जिद होकर अब्बा के कान के अंदर दाखिल होते हुए कहा। ये किसने कहा? अब्बा सीधे हुए। अम्मा कह रही है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक कह रही हो। अब्बा ने सर हिलाया। देख नोरा, रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा। मासी किस्मत ने आखिरी कोशिश की। मासी, रिश्ता निकले ना निकले, तू जरूर निकल जा, वरना मेरा दिमाग चल गया तो। अम्मा ने चप्पल उठा ली। मासी ने तमाम तर खदशात को मद्देनजर रखते हुए अपना बुरका समेटा। मेरी तरफ देखकर पान की पीक जोर से जमीन पर थूकी और मुंह बनाती हुई चली गई। यह उस दिन की बात है जब मैं 2 रुपए का दही लेने मजीद की दुकान पर जा रहा था। सारी गली बच्चों से भरी हुई थी। सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त गरीबों के घरों की गलियां और नालियां बच्चों से भरी होती हैं। मेरा ध्यान ऊपर की तरफ था। गली के दरमियान में से किसी की पतंग की डोर गुजरती दिखाई दे रही थी। डोर में खासा तनाव था, जिससे लग रहा था कि पतंग या तो कहीं फंसी हुई है या फिर दूसरी तरफ से भी डोर किसी के कब्जे में है। अचानक डोर ढीली पड़ गई और नीचे की तरफ आने लगी। यकीनन किसी एक तरफ का सिरा टूट गया था। पतंग लूटना मेरे लिए बस लूटने से भी ज्यादा मुसरत बख्श अमल होता है। डोर ढीली पड़ती देखकर मुझे सब कुछ भूल गया। मैंने खाली प्याला एक तरफ रखा और उछलकर डोर की तरफ हाथ मारा। मोहल्ले के और भी कई लंबे लड़के इस कार्य खैर में शरीक थे, ताहम मैं जरा ज्यादा करीब था। डोर तो मैंने पकड़ ली, लेकिन दूसरे लड़कों ने बाकी पतंग का सत्यानाश करके रख दिया। एक अजीब सी धमा चौकड़ी मच गई थी। सब लड़के एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया था। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी। हाय मर गया, हाय मेरा सांस। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी आवाज के जवाब में फौरन ही तमाम लड़के उठ खड़े हुए और इधर उधर हो गए। पहली बार अपनी इतनी इज्जत होती देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मैंने सोचा, इससे पहले कि मैं अपने दिल से मजीद कोई राय तलब करता। एक शोर सा उठा और जरा सी देर में सारी गली खाली हो गई। मैं डर गया, कहीं सामने वाले मलक साहब का कुत्ता तो नहीं खुल गया। अमूमन उसके खुल जाने पर ही गली में यूं वीरानी छाती थी। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। सामने निगाह पड़ते ही मेरे हाथों के कबूतर उड़ गए। मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और 3 पुलिस वाले खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर रहे थे। उनके बराबर में एक नहायत खूबसूरत लड़की गुस्से से मुझे देख रही थी। लड़की ने नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था।
हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और खुस्से में इंतहाई नाजुक पैर फंसाए हुए थे। गाड़ी और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं एक लम्हे में समझ गया कि इन दोनों का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। यही है जी। लड़की ने इतने यकीन और खूबसूरती से कहा कि मुझे लगा जैसे वाकई मैं ही हूँ। लड़की का जुमला सुनते ही थानेदार ने इशारा किया और दो पुलिस वालों ने तेजी से मुझे जकड़ लिया। मैं उनके हाथों में कसमसाने लगा। क्या किया है मैंने? मेरी मरियल सी आवाज निकली। तुझे थाने चल के बताते हैं, गंजे दोस्त की। एक कांस्टेबल ने मेरी टिंड पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि जो औरतें अधखुले दरवाजों से बाहर झांक रही थीं, उनकी बेख्तियार हंसी निकल गई। मुझे यकदम इल्हाम हुआ कि मैं जलील होने वाला हूँ। असल में मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है। मैंने अक्सर नोट किया है कि मुझे आने वाले वक्त का पहले से अंदाजा हो जाता है। मुझे यकीनी इल्हाम था कि मेरी टिंड मुसलसल खतरे में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की मुझे गिरफ्तार कराने पर क्यों तुली हुई है और उसने किस जुर्म में मुझे पहचाना है। मैं लड़की की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ाया, देखें जी, आपको गलत फहमी। पटाख! मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी टिंड पर कांस्टेबल का खुला हाथ पड़ा और मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर स्टील की परात आ गिरी हो। पहली दफा एहसास हुआ कि अगर मेरे सर पर बाल होते तो मुझे इतनी चोट न लगती। थानेदार ने भी शायद मेरी बात का बुरा मनाया था। चीख कर बोला, अबे, मैडम फहमी को गलत कह रहा है, मैं तेरी टिंड फाड़ दूंगा। गालबन लड़की का नाम फहमी था और मेरे गलत फहमी वाले लफ्ज को वो लड़की के साथ मुंसलिक कर रहे थे। आप इसे गिरफ्तार कर लेना। फहमी ने थानेदार से जिद की। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं तो वाकई गिरफ्तार हो चुका था। आप फिक्र न करें मैडम जी, हम अभी इसे थाने लेकर जाएंगे। चलो बिठाओ है उसे। उसने सिपाहियों को इशारा किया। लेकिन वो मेरा दही वाला प्याला, मैं अब्बा को तो बता दूं। अरे अरे कोई है, अरे रुको तो सही। वो मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डालने लगे। गालबन इस शोर शराबे की इतला अम्मा को भी मिल गई थी। इससे पहले कि थाने वाले मुझे गाड़ी में डालते, अम्मा भीड़ को चीरती हुई आगे आ गई। क्या बात है, क्यों मेरे बेटे को पकड़ा है? ये तुम्हारा बेटा है? थानेदार ने मेरी तरफ इशारा किया। अम्मा थानेदार की बात सुनकर यकदम चौंक गई। करीब होकर पूरी तसल्ली से मेरा जायजा लिया, फिर पूरे एतमाद से बोली, हाँ मेरा ही है। थानेदार ने मूंछों को ताव दिया। तुम्हारे बेटे ने इस मैडम का पर्स छीना है। अम्मा ने हैरानी से पहले लड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। कमाले, पैसे किधर हैं? मैं समझा शायद वो दही वाले पैसों का पूछ रही हैं। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, जेब में है। ये सुनते ही थानेदार जोर से उछला। देखा, देखा, मान गया ना गंजा पापी। उसने तेजी से मेरी जेब में हाथ डाला और एक झटके से बाहर निकाला। 2 रुपए का सिक्का उसके हाथ में चमक रहा था। वो धाड़ा, बाकी की रकम कहाँ है? मेरी जान निकल गई। बाकी की रकम अब्बा के पास होगी। मुझे तो उन्होंने सिर्फ 2 रुपए ही दिए थे। ओह, तो पूरा गैंग है। बाप भी इसका साथी है। चलो ये पकड़ लो इसके बाप को भी। थानेदार पूरी कुव्वत से चीखा और गाड़ी में से 2 सिपाही निकलकर हमारे घर की तरफ लपके। अब्बा सहन में बैठे कुल्ली कर रहे थे। पुलिस को अंदर आते देखा तो चक्कर खाकर नजदीकी मुड़े को पकड़ लिया। क्या बात है जी? अब्बा ने ज़ेरे-लब कलमे का विर्द शुरू कर दिया। तुम हो कमाले के बाप? कमाले का नाप? कमाले का नाप तो दर्जी ही बता सकता है जी, मुझे क्या पता। अब्बा डगमगाए। अबे नाप नहीं पूछा, बाप पूछ रहे हैं। बाप? तुम उसके बाप हो? अब्बा मजीद दुबक गए। बस जी, इसकी माँ तो यही कहती है। पर जी, अल्लाह की कसम मैंने कभी जोर नहीं दिया। सिपाहियों के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने डोली डंडा करते हुए अब्बा को उठाया। अब्बा को गुदगुदी हुई और उनके कह कहे निकल गए। अबे अबे छोड़, हाय मर गया, अबे ना हंसा, अबे मर जाऊंगा। लेकिन सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी और लाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। अब्बा ने पूरी कोशिश की कि तनकर खड़े हो सके, लेकिन थानेदार की आंखों से आंखें मिलते उनका वालेकुम अस्सलाम निकल गया। थानेदार ने घूर कर अब्बा को देखा। तो तुम हो इस गिरोह के सरगुना? सुगरा? कौन सुगरा जी? अल्लाह पाक की कसम, मैं किसी सुगरा को नहीं जानता। मैंने तो उसे तस्वीरें भी वापस कर दी थी। अब्बा ने थानेदार और अम्मा के आगे हाथ जोड़े। ये ऊंचा सुनता है क्या? थानेदार ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने घबराकर असबात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी के अंदर 2 सिपाहियों के दरमियान चिकन सैंडविच बना बैठा था। अबे पर्स कहाँ है? थानेदार फिर दौड़ा। चर्स? नहीं जी, मैं चर्स नहीं पीता। आपको गलत मुखबरी हुई है। अब्बा मजीद घगयाए। अबे चर्स नहीं, पर्स पर्स पर्स। मगर अल्लाह की कसम जी, मैं तो पर्स रखता ही नहीं। मैं तो सारे पैसे सलूके में रखता हूँ। सलूका? ओए वो क्या होता है? सर जी मुझे पता है, एक सिपाही जल्दी से बोला। सलूका मर्दों की शमीज होती है जी। थानेदार ने कुछ लम्हे उसकी बात पर गौर किया, फिर अब्बा की बगलों में डंडा चुभोते हुए बोला, कहाँ है ओए तेरा सलूका? जनाब मैंने इस वक्त सलूका ही पहन रखा है। अब्बा ने इंकशाफ किया और ये सुनते ही पुलिस वाले यकदम चौकन्ने हो गए।
थानेदार ने चीते किसी फुर्ती से अब्बा के सिलुके की जेब में हाथ मारा। अंदर से कागजों की खड़खड़ाहट सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने तेजी से हाथ बाहर निकाला और इर्द गिर्द खड़े मोहल्ले वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। उसके हाथ में बिजली और पानी के बिल खड़खड़ा रहे थे। ले चलो इन दोनों को, थानेदार ने फैसला कुन लहजे में कहा और खुद गाड़ी की अगली सीट की तरफ बढ़ गया। ऐ है, ये कैसा अंधेर है, बिला वजह क्यों लिए जा रहे हो इनको? अम्मा ने दुहाई दी। मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें अब्बा के हक के लिए आवाज उठाते देखा, लेकिन थानेदार ने एक न सुनी। मोहल्ले वाले बड़े इश्तियाक से ये ड्रामा देख रहे थे। मजाल है जो किसी ने आगे आकर मुझे बचाने की कोशिश की हो। असल में हमारे मोहल्ले में काफी अरसे बाद पुलिस का आना हुआ था। छोटे मोहल्ले वालों के लिए ऐसे मनाजिर हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा पसंदीदा होते हैं। गाड़ी में अब्बा को मेरे साथ बिठा दिया गया। मुझ पर नजर पड़ते ही उनका चेहरा गुस्से से सब्ज हो गया। ये सब तेरा किया धरा है। अब्बा, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो हैरान होके, क्या कहा? मैं हैवान हूँ? अबे शर्म नहीं आती बाप को हैवान कहते हुए? अब्बा मजीद गर्म होने लगे थे कि एक सिपाही ने कड़क कर उन्हें चुप करा दिया और वो बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों से होती हुई थाने के गेट के सामने जाकर रुक गई। सिपाहियों ने इंतहाई बेदर्दी से हमें बाजू से पकड़ा और थानेदार के कमरे में एक तरफ कोने में लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं थानेदार और वो लड़की किधर चले गए थे। काफी देर तक वो दोनों नहीं आए। थानेदार का कमरा देखकर बखूबी अंदाजा हो रहा था कि यहाँ किस किस्म की आवभगत की जाती रही होगी। मुसलसल 1 घंटा खड़े रहने से मेरी टांगें थक गईं। अब्बा मुझसे नाराज दूसरी तरफ मुंह किए खड़े थे, ताहम उनके एक्शन बता रहे थे कि उनकी टांगें भी कुल्हू अल्लाह पड़ रही हैं। कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं था। दरवाजे से बाहर 3 सिपाही खड़े थे। मैंने कनखियों से देखा। सिपाहियों की पुश्त हमारी तरफ थी। वैसे भी बेंच उनकी निगाहों से खासा परे था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू किया और धीरे धीरे कोई आवाज पैदा किए बगैर आराम से बेंच पर बैठ गया। अब्बा अभी तक टांग पे टांग बदल रहे थे। बिलाखिर उनकी कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई और उन्होंने भी मेरे वाला तरीका इख्तियार किया, यानी मुंह दूसरी तरफ करके आहिस्ता से बैठ गए। बेंच पर बैठते ही उनका कंधा मुझसे टकराया। वो चौंक कर मुड़े और मुझे पहले से ही बैठा देखकर दिल ही दिल में पेचोताप खाकर रह गए। मैं अब्बा से बात करना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अब्बा तो शायद कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं थे। वैसे भी मुझे खतरा था कि कहीं हमारी आवाज सुनकर कोई सिपाही अंदर न झांक ले और हमें फिर से न खड़ा होना पड़ जाए। मैंने बड़े मोहतात तरीके से अब्बा का कंधा हिलाया। ऊँ। अब्बा ने नाराज बीवी की तरह एक झटके से खुद को दूसरी तरफ कर लिया। मैंने सरगोशी की। अब्बा, ये कोई साजिश है। अब्बा कुछ और समझे, आंखें फाड़ कर चिल्लाए। अबे खारिश है तो मैं क्या करूं? अपनी खारिश आप कर, अगर जिंदों में है। उन्होंने पूरे एहतमाम से मिसरे को कब्र में उतारा। वही हुआ जिसका डर था। अब्बा की आवाज सुनकर तीनों सिपाही खोटे सिक्कों की तरह वापस लपके। ओए, तुम बैठे हो, लेट जाएं। मैं खुश हो गया। तुम्हें तो मैं बताता हूँ टिंडू जाम, सिपाही ने एक हाफ बॉयल गाली देते हुए कहा। खड़े हो जाओ। मैं और अब्बा 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ठक से खड़े हो गए। हमारे खड़े होने में इतनी हम महंगी और फुर्ती थी कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर कोई आर्मी ऑफिसर हमें इस आलम में देख लेता तो यकीनन किसी न किसी छोटे मोटे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सिलेक्ट कर लेता। यकदम उठने की वजह से मेरी टांगों में एक लहर सी उठी, लेकिन कोई ताज़ा हवा न चली, बल्कि यकदम 3 सैल्यूट हुए। मैं घबरा गया। थानेदार आ गया था, लड़की भी उसके साथ ही थी। लड़की को देखते ही मुझे सारा दर्द भूल गया। वो थानेदार के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। ओए, तुम इधर आओ। थानेदार ने मुझे इशारा किया। मैं जल्दी से 3.5 कदम आगे हो गया। तुम मैडम के साथ थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में चले जाओ। उसने इशारा किया और ये सुनते ही बेख्तियार मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने सकते के आलम में पूछा, जी जी सर। ओए जीजी के बच्चे, मैंने कहा है तुम मैडम जी के साथ थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाओ। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, मैं निहाल हो गया। ओए टिंड खान, मेहरबानी किस चीज़ की ओए? थानेदार चौंका। सर जी, आप मुझ गरीब को इतनी बड़ी सहूलत जो दे रहे हैं। मैंने शर्मा कर कहा। सहूलत? कौन सी सहूलत ओए खबीस? थानेदार एकदम उछल पड़ा और मैं समझ गया कि मुझसे समझने में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, इससे पहले कि उसके डंडे से कोई बड़ी गलती सरजद हो जाती। मैंने तेजी से संभलते हुए कहा, सर जी, मेरा मतलब है आपने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये मेहरबानी क्या कम है जी?
मैंने उसे मुतमईन किया। यकदम उसके गुब्बारे से हवा निकल गई। वो दोबारा कुर्सी पर बैठकर अपने गलीज दांतों की नुमाइश करने लगा। बांदर दिया पुत्रा, ये सब मैडम जी की वजह से हुआ है। मैं चौंक कर लड़की को देखने लगा जो सर नीचे किए बैठी थी। काश ये इसी तरह बैठी बैठी 3 दफा सर हिला दे। मैंने नामुमकिन सपना देखना चाहा, लेकिन उसी लम्हे 2 सिपाहियों ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और साथ वाले कमरे की तरफ घसीटने लगे। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने एक नजर अब्बा की तरफ डाली। उनके चेहरे पर 535 गालियां रक्स कर रही थी। साथ वाले कमरे में मुझे बिठाकर एक सिपाही दरवाजे के पास पहरा देने लगा। मैं बड़ी बेताबी से उस काफिर हसीना, ओ सॉरी, मुसलमान हसीना का इंतजार करने लगा। जिस कमरे में मुझे बिठाया गया था उसमें 2 ही कुर्सियां पड़ी हुई थी, गोया दूसरी कुर्सी उस कताला के लिए थी। मुझे शदीद हैरानी हो रही थी कि आखिर लड़की अलहदगी में मुझसे क्या बात करना चाहती है। इतना तो तय था कि लड़की किसी ऊंचे घराने की थी और गुस्से की भी खासी तेज थी। मुझे इंतजार करते करते काफी देर हो गई। जब आधे घंटे तक भी कमरे में कोई ना आया तो मेरी बेताबी बढ़ने लगी। पता नहीं वो थानेदार से क्या बातें कर रही होगी। अब्बा भी उसी कमरे में थे। मुझे बेख्तियार अब्बा पर रश्क आने लगा। इससे पहले कि मेरा ये रश्क हसद में तब्दील होता, अचानक दरवाजा खुला और वो आग की तितली अंदर दाखिल हुई। मैंने डर के मारे आंखें नीची कर ली। उसके निखरे निखरे खूबसूरत पैर मेरे सामने थे। मैंने हिसाब लगाया कि उसके पैर मेरी टिंड से खासे खूबसूरत थे। टिंड का ख्याल आते ही मैंने बेख्तियार सर पर हाथ फेरा। इसी लम्हे उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा दे मारा हो। मुझे उसकी आवाज कुएं से आती हुई महसूस हुई। वो कह रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मेरा दिमाग साए साए और दिल काए काए करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो तेजी से मुड़ी और बाहर निकल गई। हवालात में मुझे और अब्बा को इकट्ठे बंद किया गया था। अभी तक हमारे पीछे कोई खबर लेने नहीं आया था हम पर हवालात में क्या गुजर रही है। मैं तो अपने होश में ही नहीं था। बार बार लड़की का जुमला कानों में गूंज रहा था। मेरे जहन की तो ये हालत हो रही थी कि लगता था आधे घंटे बाद मेंढक बन जाऊंगा। अब्बा मुझसे तमाम हालात सुन चुके थे और खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने फौरन अपनी नाराजगी खत्म करके मेरी टिंड सहलाई, फिर मेरी कमर थपथपा कर बोले, अबे कमाले, तूने तो कमाल कर दिया। क्या छक्का मारा है। मैं हवन्नकों की तरह उनका मुंह देखने लगा। अच्छा ये बता, तूने उसे जवाब क्या दिया। कुछ भी नहीं, मैं हकलाया। अब्बा ने बगौर मेरी बात सुनी और उनके माथे पर सलवटें पड़ गईं। यानी कि तूने उसे हाँ नहीं की। अब्बा, असल में मैं घबरा गया था। क्या कहा। तू उसके घर गया था। अरे वाह, इसका मतलब है बात 100% पक्की। अब्बा चहके और मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब्बा फौरन समझ गए कि हस्बे मामूल उनसे सुनने में 19-20 हो गई है, लिहाजा फौरन बोले, तूने यही कहा है ना कि तू उसके घर गया था। मैंने हाथ का भोंपू बनाकर अब्बा के कान की पाताल में दाखिल होते हुए कहा, मैं घबरा गया था। अब्बा जलाल में आ गए। अबे किस बात से घबरा गया था। इतना लंबा चौड़ा गंजा जवान होकर एक लड़की से घबराता है। अभी शर्म नहीं आती। साबित हो गया कि तू किसी गधे का बच्चा है। अबे इतनी बुजदली तुझ में कहाँ से आ गई। और ओए, चुप कर मनहूस। तड़ाक से पहरेदार का डंडा अब्बा के नेफे पर लगा और उन्होंने कांपते हुए सिपाही के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ करना संतरी बादशाह, बस जरा गुस्से में आ गया था। असल में बच्चा बुजदली दिखा रहा था इसलिए तैश आ गया। अबे, अब अगर आवाज बुलंद की तो चक्की की सजा दे दूंगा। सिपाही गुर्राया। फक्की। अब्बा खिल उठे। हाँ सरकार, फक्की तो मुझे जरूर देना। मुझे खाना भी हजम नहीं होता और गैस भी रहती है। सिपाही ने दांत पीसकर मेरी तरफ देखा और गुस्से में फुनकता हुआ चला गया। मैंने कान लपेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन अब्बा फिर मेरे सरहाने आ गए। अब की बार उन्होंने पैंतरा बदलकर खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया। कमाले। हूँ। मैंने करवट बदली। अबे ओ कमाले, मुझे नींद आई है। मैंने जमा ही ली। अबे देख, बेटा नहीं मेरा, चल उठ के बैठ, तुझे कुछ तरीके समझाता हूँ। तरीके। अब्बा, मैंने एमएनए तो नहीं बनना। अबे अमीर लड़की फांसना भी एमए करने वाली बात ही होती है। अब्बा ने हस्बे रिवायत मेरी बात का नया मतलब निकालते हुए कहा। मुझे पता था कि अब अगर अब्बा से ऊंची आवाज में बात ना की गई तो वह हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेंगे। अचानक मुझे कुछ याद आया। अब्बा, तेरा आला समात किधर है। कौन। मेरा साला शुजात। अरे उसका जिक्र इस वक्त बीच में कहाँ से आ गया। बदबख्त कहीं बैठा गले सड़े फल फ्रूट बेच रहा होगा। मेरा दिल चाहा कि अपना सर हवालात की सुलाखों में दे मारूं।
پھر سوچا بلا وجہ سلاخیں گندی کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا آواز نیچی رکھتے ہوئے دوبارہ ہاتھ کا بھونپو بنا کر ابا کے کان میں کہا، اے میرے باپ، تیرا آلہ سماعت کدھر ہے؟ ابا چونک گئے، فوری طور پر قمیض کی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر بائیں جیب چیک کی، دونوں طرف سے مایوس ہو کر شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑی، لیکن جیسے ہی ان کا ہاتھ باہر آیا، ان کا منہ لٹک گیا۔ ان کے ہاتھ میں قبل از مسیح کا چندہ بیٹری سیل تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر لیٹ گئے۔ ہم دونوں خوش قسمت تھے کہ اس رات حوالات میں ہمارے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔ حوالات میں نہ صرف گرمی اور حبس تھا بلکہ مردانہ مچھر بھی خاصی تعداد میں موجود تھے، لہٰذا مجھے کچھ دیر بعد ہی گہری نیند آ گئی، کیونکہ یہ ماحول بالکل ہمارے گھر جیسا تھا۔ اگلی صبح مجھے دوبارہ تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ ابا بھی ساتھ ہی آنا چاہتے تھے، لیکن سپاہی کے ڈنڈے پر تیل لگا دیکھ کر وہیں دبک گئے۔ اب کی بار تھانے دار کا رویہ خاصا نرم تھا۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے 3-4 گالیاں دی، پھر بڑے رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکتے ہوئے بولا، میڈم نے کیا بات کی تھی؟ میں نے فوری طور پر اپنی عقل سے پوچھا، کیا مجھے سچی بات بتا دینی چاہیے؟ جواب ارجنٹ میل سے آیا، الو کے پٹھے چپ رہو۔ لہٰذا میں نے فوری طور پر کہا، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گنجے خبیث، تو مجھے جانتا نہیں؟ تجھے پتا ہے میرا باپ کون تھا؟ آپ کو نہیں پتا جی؟ میں نے شدید حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ میری بات سن کر تھانے دار ایسے اچھلا جیسے اس نے اچانک انٹرنیٹ پر بش اور اسامہ کو دیکھ لیا ہو، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں اور خوشی سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری ہونے والی لڑکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ خاوند خاوند سا لگنے لگا۔ میڈم جی، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ تھانے دار یکدم اپنے پینٹ کی طرح ڈھیلا پڑ گیا۔ لڑکی نے اسے بات کرنے کی بجائے ایک نظر میری طرف ڈالی، پھر بڑی ادا سے بال جھٹک کر بولی، تھانے دار صاحب، آپ اور آپ کا عملہ ابھی تک اس سے میرا پرس اور رقم برآمد نہیں کروا سکے۔ میرا خیال ہے مجھے ڈی آئی جی سے بات کرنا ہوگی۔ لڑکی کی بات سن کر میرے پیروں کے چوہے اڑ گئے۔ وہ تو پوری طرح مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ کل تو اس الو کی پٹھی کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ میں نے مکمل مایوسی سے اپنی نہ ہونے والی بیگم کو دیکھا۔ میڈم جی، میں نے تو اسے صرف آپ کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی ہے۔ آپ اجازت دیں تو ابھی اسے سب کچھ اگلوا لوں۔ تھانے دار نے مونچھوں کو مروڑا۔ دیکھیے، مجھ سے تشدد وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ اپنے طور پر اسے قتل کر دیں یا اس کی ٹانگیں توڑ دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے تو بس اپنا پرس اور 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اس نے بے حسی سے گردن ہلائی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اکٹھا 1.5 لاکھ مجھ پر ڈال رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 1.5 لاکھ ڈال سے لکھا جاتا ہے یا توئے سے۔ میں نے رو دینے والی آواز میں کہا، میڈم جی، اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں تو گھر سے دہی لینے نکلا تھا۔ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ! تھانے دار نے ڈنڈا میز پر مارا۔ تم اسے 3 دفعہ دیکھ چکے ہو، 2 دفعہ کل، 1 دفعہ آج۔ اوکے تھانے دار صاحب۔ اس نے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ آپ اس سے میری رقم اور پرس نکلوائیے، اور جب مل جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ میڈم، میں مر جاؤں گا، میں چلایا۔ بیٹے، میں دفنا دوں گا۔ تھانے دار نے مجھے پچکارا۔ تم پرس اور پیسے دے دو، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اور میرا جی چاہا کہ اس کے سفید سفید دانتوں پر آیوڈیکس مل دوں۔ وہ پوری طرح سے مجھے پھنسوا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو تھانے والے میرا وہ حشر کریں گے کہ بعد میں مجھے ڈاکٹر کی بجائے مکینک سے علاج کروانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید منتیں کرتا، لڑکی مجھے خوف و ہراس میں مبتلا چھوڑ کر اطمینان سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر تھانے دار کے ڈنڈے کی طرف دیکھا، جس پر ہر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ لے چلو، تھانے دار گرجا، اور سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ سپاہی مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی جاتی رہی۔ دیواروں پر عجیب و غریب، نجیب الطرفین اور کثیر المقاصد اوزار لٹکے ہوئے تھے۔ چھت پر ایک پرانا پنکھا اور پنکھے میں رسی لٹک رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بوسیدہ سی میز پڑی تھی۔ میز کے نیچے تیل کی شیشی رکھی تھی۔ کونے میں ایک لالٹین پڑی تھی جس پر 16 مچھروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ دوسرے کونے میں ایک 0 کا بلب جل رہا تھا۔
कमरे की दाईं दीवार के साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे लोहे के ट्रंक पड़े थे, जिस पर थाने के पूरे अमले के नाम लिखे हुए थे। कौम के मुहाफिजों के हर बक्से पर तीन तीन ताले लगे हुए थे। सिपाहियों ने मुझे मेज पर लाकर पटक दिया। थानेदार ने मूंछों को मरोड़ते हुए इशारा किया और एक सिपाही ने तेजी से पंखे के साथ लटकती हुई रस्सी से मेरे हाथ बांधना शुरू कर दिए। यकीनन बहुत जल्द मैं और पंखा महमूद और अय्याज की तरह एक होने वाले थे। मैंने सोचा, अगर मैं पंखे के साथ घूमते हुए जमीन को देखूंगा तो क्या जमीन मुझे घूमती हुई दिखाई देगी या साकित नजर आएगी। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मैं न्यूटन हूँ। फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, सर जी मुआफ कर दें, अल्लाह के वास्ते मुझे ना बांधें। थानेदार ने गरज कर कहा, आखिरी दफा कह रहा हूँ, मैडम के पैसे दे दो। सर जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। थानेदार ने इत्मीनान से सिपाहियों को इशारा किया और खुद तेजी से बाहर निकल गया। सिपाहियों ने मुझे खींचना शुरू कर दिया और मैं खुद ब खुद ऊपर को उठता चला गया। मेज आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं पूरी तरह पंखे से मुंसलिक हो गया तो एक सिपाही स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। हाय अम्मा, मैं आने वाले वक्त को महसूस करके लर्ज गया। इससे पहले कि सिपाही पंखे का बटन दबाता, अचानक एक और सिपाही तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और दूसरे सिपाही के कान में कुछ कहा। उसने सर हिलाया और बाकी सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने फौरी तौर पर मुझे नीचे उतारना शुरू कर दिया। मुझे खुशी से सकता हो गया। मुझे नीचे उतारने के बाद उन्होंने मेरे हाथ पैर खोले और खुद बाहर निकल गए। मैं तन्हा खड़ा खुद को चुटकियां काट रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। इतने में दरवाजा खुला और कमरे में यकदम रोशनी सी फैल गई। मुझे याद आया कि कमरे में तो जीरो के बल्ब के अलावा कोई चीज ही नहीं, तो फिर ये रोशनी किस चीज की है। मैंने आंखें फाड़ कर देखा और देखता ही रह गया। फहमी बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने फौरी तौर पर दुआ की, या अल्लाह, ये मुझसे कहे जाने मन प्यार चाहिए। मेरी दुआ फौरन कबूल हुई और फहमी ने मेरे मजीद करीब आते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, कुछ अकल आई। मुझे फौरन होश आ गया। तुम तो मुझसे शादी का कह रही थी। हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें दिखा देना चाहती थी कि मेरी बात से कभी भी इनकार किया या बहस की तो 1 मिनट में उल्टा लटका दूंगी। सुबहान अल्लाह, मेरे अंग अंग में खुशी की लहर दौड़ गई। एक खूबसूरत और अमीर लड़की मुझसे कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो वरना उल्टा लटका दूंगी। अल्लाह ऐसी लड़कियां सब मुसलमान भाइयों को अता करे, आमीन। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैंने जल्दी से कहा। वो कुछ लम्हे मुझे घूरती रही, फिर अपने पीछे आने का इशारा किया और थानेदार के कमरे की तरफ बढ़ गई। थानेदार एक कैदी से पांव दबवा रहा था। फहमी को देखते ही झट से सीधा हो गया। जी मैडम जी, कुछ फूटा ये? फहमी ने पूरे एतमाद से कहा। जी हाँ, और अब मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ। ये मुझे पैसे वापस करने पर आमादा हो गया है। थानेदार ने दांत पीसकर मेरी तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ज्यादा अच्छा था अगर ये 2-4 दिन यही रहता। फहमी ने स्पार्ट लहजे में कहा। मैंने कहा ना, अब जो फैसला करना है मैं खुद कर लूंगी। आओ मेरे साथ। वो मुझे साथ लेकर थाने के बाहर खड़ी सुर्ख रंग की बड़ी सी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। थाने का सारा अमला मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। गालबन मैं पहला मुर्गा था जो उनकी गिरफ्त से कुछ दिए बगैर निकल गया था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने बड़ी एहतियात से गाड़ी का दरवाजा खोला और दुबक कर बैठ गया। गाड़ी के अंदर इतनी भीनी भीनी खुशबू थी कि मुझे लगा मैं इंतकाल फरमाने ही वाला हूँ। उसी लम्हे उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा गाड़ी में बैठा था और मुझे गियर की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था, जिस पर फहमी ने मुसलसल अपना नाजुक सा हाथ रखा हुआ था। गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई एक पोश इलाके में दाखिल हो गई। मेरा घर बहुत दूर रह गया था। मैं हैरत के खौफ से चुप बैठा था और सांस भी इंतहाई आहिस्ता ले रहा था, मुबादा गाड़ी आलूदा ना हो जाए। कुछ देर बाद गाड़ी एक महल नुमा इमारत के सामने रुक गई। फहमी ने हल्का सा हॉर्न दिया और एक खौफनाक शक्ल वाले पठान चौकीदार ने गेट खोल दिया। फहमी के साथ मुझे देखकर चौकीदार की आंखों में हैरत के आसार तो उभरे, लेकिन वो चुप रहा। फहमी ने गाड़ी गैराज में रोकी और मुझे वहीं बैठा रहने का इशारा करते हुए खुद अंदर चली गई। कोठी का खूबसूरत तरीन लॉन देखकर मुझे बेख्तियार अपने घर के गमले याद आ गए, जिनमें अम्मा ने पुदीना और हरी मिर्चें उगा रखी थी। पठान चौकीदार मुख्तलिफ जावियों से मेरा जायजा ले रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फहमी ने मुझे गाड़ी के अंदर ही बैठने का कहा था, वरना मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं गाड़ी के बाहर खड़ा होता तो चौकीदार के बूफे के काम आ जाना था। मैंने चौकीदार से नजरें मिलाने की बजाय डैशबोर्ड पर नजरें जमा दी।
कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर अचानक शीशे पर खटखट हुई। मैंने चौंक कर देखा तो लर्ज गया। चौकीदार मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैंने सहम कर नफी में गर्दन हिला दी। उसने फिर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने तेजी से नहीं में गर्दन हिलाई। वो शीशे के करीब मुंह करके चिल्लाया, खोचा बाहर आओ। मैंने रो देने वाली आवाज में कहा, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो कुछ नहीं समझा और दोबारा शीशे के करीब होकर चिल्लाया, वो उधर देखो, मैडम तुमको बुलाता है। मैंने चौंक कर सामने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे बालकोनी से फहमी का मुखड़ा नजर आया, जो गुस्से से मुझे ऊपर आने का इशारा कर रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकला और अंदर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इतने में फहमी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, उधर से नहीं, इधर से, सीढ़ियों से आओ। मैं यकदम रुक गया, वापस पलटा और गैराज की सीढ़ियों में से होता हुआ ऊपर पहुंच गया। फहमी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, धड़ाम से गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उठा तो मालूम हुआ कि कमरे में इतना दुबेज कालीन बिछा हुआ है कि पैर जमा कर चलना बड़ा मुश्किल है। मैं सीधा हुआ और कमरे पर नजर पड़ते ही मबहूत रह गया। ऐसा लगा जैसे मैं व्हाइट हाउस में आ गया हूँ। इंतहाई खूबसूरत बेड, कदावर ड्रेसिंग टेबल, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, जहाजी साइज के सोफे, जगमगाते फानूस। मुझे चक्कर सा आ गया। जाओ, पहले जाकर नहाओ और लिबास तब्दील करो। उसने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया जो गालबन बाथरूम था। मगर मेरे पास तो यही कपड़े हैं। मैं हकलाया, तुम्हारे नए कपड़े बाथरूम में मौजूद हैं। उसने मुंह बनाकर कहा और सोफे पर बैठकर रिसाला पढ़ने लगी। मैंने झिझकते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ठीक 2 मिनट बाद मैं बाहर आ गया। फहमी मुझे देखकर चौंक गई। क्या बात है, नहाए क्यों नहीं? नहाता कैसे? पहले बाथरूम तो दिखाओ कहाँ है। गधे, यही तो बाथरूम है जिसमें तुम गए थे। ये बाथरूम है। मैं परेशान हो गया। हमारा तो पूरा घर इतना बड़ा नहीं था। मैं खसियाना होकर दोबारा अंदर घुस गया। शावर खोलते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। बाथरूम में अजीब अजीब खुशबुओं वाले कीमती साबुन और शैम्पू पड़े हुए थे। मैंने एक साबुन मुंतखब किया और उसी लम्हे मुझे अपने घर का साबुन याद आ गया। अब्बा ने ईंट के एक टुकड़े पर लक्स लिखवा रखा था और वही टुकड़ा बचपन से बतौर साबुन हमारे यहाँ इस्तेमाल होता आ रहा था। आज पहली मर्तबा इम्पोर्टेड साबुन लगाने का मौका मिला तो मैंने जी भर के साबुन इस्तेमाल किया। ताज़ा पानी से नहाकर मुझे यूं लगा जैसे मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है। नहाने के बाद मैंने साबुन का जायजा लिया तो घबरा गया। सफेद रंग का खूबसूरत साबुन काला कोला बन चुका था। मैंने साबुन को भी अच्छी तरह से नहलाया और फिर मुलायम तौलिए से अपना बदन खुश्क करते हुए साथ वाली अलमारी को खोला। मेरी आंखें फैल गईं। सामने 2 पीस कोट पैंट हैंगर में लटक रहा था। मैंने तो आज तक कभी कोट पैंट नहीं पहना था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोट नीचे से पहनते हैं या ऊपर से। पहले तो सोचा कि फहमी से इसका तरीका इस्तेमाल पूछ लूं, फिर मर्दानगी ने जोश मारा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और डरते डरते कोट पैंट पहनकर बाहर आ गया। फहमी बदस्तूर रिसाला पढ़ रही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कुछ देर देखती ही रह गई। फिर सर झटक कर बोली, जाओ वो बूट पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे होश उड़ गए। डैडी? कौन डैडी? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे मेरे शौहर की हैसियत से मिलोगे और उनको बिल्कुल भी नहीं बताना कि तुम असल में क्या हो। मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। मुझसे ड्रामा नहीं होगा। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकूंगा। मैंने हाथ बांधे। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। बस जो कह रही हूँ वैसे ही करो। इतने में नीचे से आवाज आई, फहमी बेटे, आई एम जोकिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है मेरा दामाद? या तो उसने अंग्रेजी गलत बोली थी या फिर उर्दू का जुमला गलत था। आ रही हूँ डैडी, बस शाहरुख जरा तैयार हो रहे हैं, उसने कहा और मुझे लगा जैसे मेरी टिंड पर किसी ने नेवला बिठा दिया हो। वो उल्लू की पट्टी मुझे शाहरुख बनाकर पेश कर रही थी। मैंने तेजी से आईने में अपना जायजा लिया कि शायद नहाने के बाद मेरी शक्ल शाहरुख जैसी हो गई हो, लेकिन पूरी तसल्ली से अपना जायजा लेने के बाद भी मुझे अपने आप में शाहों वाली कोई बात नजर नहीं आई। मैं शाहरुख तो नहीं लग रहा था, ताहम किसी शाह को अगर मेरी गुस्ताखी का पता चल जाता तो उसने जरूर मेरी तरफ रुख कर लेना था। बास्टर्ड, जल्दी करो। फहमी ने दांत पीसे और मैं खुशी से निहाल हो गया। मुझे बास्टर्ड का मतलब तो नहीं मालूम था, लेकिन एक अंदाजा था कि गालबन ये किसी बहुत प्यारे इंसान को कहते हैं। मैंने तैयार क्या होना था? मेरा तो सर ही ऐसा था जहाँ कंघी से ज्यादा मुझे टाकी की जरूरत पेश आती थी। सो मैंने बूट पहने और धड़कते दिल के साथ खड़ा हो गया। फहमी ने मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया। यकदम मेरे अंदर 440 वाट का करंट दौड़ गया।
اور میں کانپنے لگا۔ الو کے پٹھے کانپ کیوں رہے ہو؟ فہمی گرجی۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مزید کانپنے لگا۔ وہ مجھے لیے گھر کے اندرونی حصے کی طرف سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی سیڑھیاں ختم ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میرے سامنے ایک عجیب و غریب چیز کھڑی تھی جس کی شکل بالکل انسانوں جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا اور وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ اس کے سر کے بال کانوں تک بڑھے ہوئے تھے، قد چھوٹا، مونچھوں کی جگہ سرمے کی لکیر اور رنگ کالا سیاہ۔ یقیناً یہ شخص جھوٹا قرآن اٹھاتا رہا ہے۔ میں نے اس کا اتنا کالا رنگ دیکھ کر سوچا، وہ پوری محویت سے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں بھی اسے غور سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے ایسا کیا تو عین ممکن ہے کہ میری بینائی متاثر ہو جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ایسی ایک شکل میں نے پچھلے دنوں اخبار میں دیکھی تھی جس کے نیچے لکھا تھا وہ جگہ جہاں بم دھماکہ ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں فہمی جیسی خوبصورت لڑکی اور اس آدمی جیسا خوفصورت انسان زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے ڈیڈی ہیں۔ فہمی نے دھماکہ کیا اور میرے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ اور ڈیڈی، یہ ہیں آپ کے داماد۔ اس نے میرا تعارف کروایا۔ ڈیڈی نے میری ٹنڈ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ داماد ہے یا دماغ؟ بے عزتی کے احساس سے میرا دل خوش ہو گیا۔ کوئی امیر کسی غریب کو گھر بلا کر جوتے مارے تو ایمان سے بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری باقاعدہ بے عزتی شروع ہونے والی ہے۔ چلو اسی بہانے غیرت بھی مر جائے گی، میں نے دل کو تسلی دی۔ وہ کچھ دیر میری طرف منہ کر کے دھواں پھینکتا رہا، پھر یکدم ایک خوفناک قہقہا لگا کر بولا، تو تم ہو میرے داماد؟ مجھ سے ملو، میرا نام ہے سیٹھ خوبصورت۔ مجھے ایک چکر سا آیا، تاہم فہمی نے اتنے زور سے چٹکی کاٹی کہ میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ واٹ از یور ایج؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سیٹھ نے گلابی انگریزی بولی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ انگریزی کا جواب دوں یا اردو کا۔ میں کچھ اور ہی بکنے والا تھا، تاہم فہمی میری مدد کو موجود تھی، لہٰذا جلدی سے بولی، ڈیڈی، یہ شاہ رخ ہیں۔ اوہ، تو تم شاہ ہو، پھر تو تمہیں طبلہ اور ہارمونیم بھی بجانا آتا ہوگا۔ سیٹھ نے سر ہلایا۔ فہمی تیزی سے بولی، نہیں ڈیڈی، شاہ رخ کو موسیقی سے دلچسپی تو ہے لیکن یہ خود نہیں گاتے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ سیٹھ نے انٹرویو شروع کیا۔ ڈیڈی، شاہ رخ بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ فہمی نے بےہودہ ترین جھوٹ بولا اور میرا ترا نکل گیا۔ سیٹھ کی آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار ابھر آئے۔ سائنسدان یعنی کہ فارمر، ویری گڈ۔ اوہ نو ڈیڈی، فارمر تو کسان کو کہتے ہیں۔ شاہ رخ سائنسدان ہے، سائنسدان، سائنٹسٹ۔ اوکے اوکے، ایک ہی بات ہے۔ سیٹھ نے جلدی سے بڑے بڑے کش لینے شروع کر دیے، پھر اچانک اچھل کر چھلانگ لگائی اور صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے بولا، شاعری سے دلچسپی ہے؟ میں ٹھٹک گیا۔ جی جی ڈیڈی، شاہ رخ کو شاعری سننا بہت پسند ہے اور آپ کی شاعری کے تو دیوانے ہیں۔ شاہ رخ، تمہیں پتہ ہے میرے ڈیڈی بہت بڑے فلم ساز ہیں۔ فلم انڈسٹری میں ان سے بڑا فلم ساز کوئی نہیں ہے اور شاعری تو ان جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میری مددگار نے مجھے قبر میں اتارنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، بس بیٹے، کبھی غرور نہیں کیا۔ اپنے تو دو ہی شوق ہیں، ایک شاعری اور ایک فلم۔ ارے یاد آیا، میں نے آج تم سے ملنے کی خوشی میں تہجد کے بعد ایک شعر کہا تھا۔ عرض کیا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، مینوں دھرتی کلی کرا دے وے میں نچاں ساری رات۔ واہ واہ، کیا اچھا شعر کہا ہے میں نے، سبحان اللہ۔ اس نے شعر سنا کر خود ہی جھومنا شروع کر دیا، چغت بنا بیٹھا تھا۔ فہمی نے میری طرف دیکھ کر اپنی خوبصورت سی آنکھ ماری اور سیٹھ کے پاس جا کر بولی، ڈیڈی، شاہ رخ آپ کی شاعری سن کر سکتے میں آگے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرح کالا سیاہ جھوٹ بولا اور میرا جی چاہا کہ اس کے سر پر اس کا باپ دے ماروں۔ مجھے آج تک یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ خوبصورت لڑکیوں کے باپ کیوں اتنے خوفناک ہوتے ہیں۔ اچھا، سیٹھ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آئی ہیٹ ہم، مجھے اس سے محبت ہے۔ ویسے داماد جی، یہ بتاؤ کہ آج کل کس چیز پر تجربات کر رہے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ اب موت آئی، لہٰذا سنبھل کر بولا، بس جی، مختلف چیزیں ہیں، کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ سیٹھ نے متاثر کن انداز میں اپنا سر ہلایا اور بولا، تم نے اب تک کیا کیا ایجاد کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے فہمی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، ڈیڈی، شاہ رخ نے پانی والی کرسی بنائی تھی۔ شاہ رخ، یاد ہے نا وہ پانی والی کرسی؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے تو کبھی آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی۔ میں پانی کی کرسی کیا یاد رکھتا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ ہر بات میں ہاں کی جائے، سو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیٹھ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اور ڈیڈی، شاہ رخ نے ایک ایسا زہر ایجاد کیا ہے جسے کھانے کے بعد انسان مر جاتا ہے۔
वाकई सेठ का मुंह खुले का खुला रह गया। जी हाँ, और एक अहम इजाद तो मैं बताना ही भूल गई। शाहरुख ने एक ऐसी गाय इजाद की है जो खुद लोगों के घरों में जाकर ताज़ा दूध देकर आती है। सेठ ने होंठों पर जुबान फेरी। और अब शाहरुख एक ऐसा सांप बना रहे हैं जो बच्चे दिया करेगा। मैं पूरी तवज्जो से अपनी इजादात की तफसील सुन रहा था। कहीं कहीं तो मुझे शुबा हुआ जैसे वाकई में ये सब इजादें कर चुका हूँ। अब्बा मुझे अक्सर कहा करते थे कि तेरा मुंह ही करने वाला है। अब्बा का ख्याल आते ही मुझे करंट सा लगा। मैंने फौरन वॉल क्लॉक की तरफ नजर डाली। शाम के 7 बजने वाले थे। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? मैंने इजाजत चाही। ओ कम ऑन, इट्स योर शॉप, ये तुम्हारा घर है, जितने मर्जी फोन करो। सेठ ने अंग्रेजी की मत मारते हुए फराख दिली से कहा। मैं झिझकते झिझकते फोन के करीब पहुंचा और घर का नंबर डायल करने लगा। पता नहीं क्यों हर दफा जैसे ही मैं नंबर डायल करता एक निस्वानी आवाज कहती, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं है। मेरी उलझन देखकर फहमी मेरे करीब आ गई। मैं नंबर मिला दूं? उसने दांत पीसकर आहिस्ता से कहा। जी। मैंने रिसीवर उसके हाथ में दे दिया। क्या नंबर है? उसने पूछा। जी, 12/3 है। ये कैसा नंबर है? वो गड़बड़ा गई। नंबर तो यही है जी। कहाँ का नंबर है ये? उसने बदसतूर आहिस्ता आवाज में पूछा। घर का जी। मैंने सहम कर कहा। मगर ऐसा नंबर तो दुनिया भर में किसी के टेलीफोन का नहीं होगा। वो मजीद गुस्से में आ गई। मैंने कब कहा कि ये टेलीफोन का नंबर है? तो फिर ये तो हमारे घर का नंबर है, मकान नंबर 12, गली नंबर 3। और टेलीफोन नंबर? फहमी की आंखों में खून उतर आया। टेलीफोन तो हमारे घर है ही नहीं। मैंने दांत निकाले इससे पहले कि फहमी कुछ कहती। अचानक सेठ मेरी तरफ देखकर पूरी कुव्वत से चिल्लाया, होशियार, पकड़ लो जाने ना पाए। मेरे जिस्म में ठंड सी उतरती चली गई। मैं जहां था वहीं जम गया। फहमी भी चौंक गई। मैं समझ गया कि सेठ ने मुझे पहचान लिया है। आहा, पकड़ा गया। सेठ धड़ाम से सोफे पर गिरा। कौन पकड़ा गया डैडी? फहमी घबराई। सेठ ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और खुद उठकर तेजी से इधर उधर टहलने लगा। हम दोनों हैरान खड़े थे। यूं लग रहा था जैसे सेठ हमसे बिल्कुल बेखबर है। मैंने दिल पर हाथ रखकर गौर से देखा। सेठ सोचते हुए मजीद भयानक लग रहा था। उसकी चाल में अजीब सी बेचैनी थी। 2-3 मिनट उसकी यही कैफियत रही। फिर उसने कोट की जेब से कागज कलम निकालकर कुछ लिखा और फखर से बोला, ताज़ा शेर हुआ है। मेरी जान में जान आई। फहमी मुंह बनाकर बोली, डैडी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। शाहरुख तो एकदम परेशान हो गए थे। मैंने सामने लगे शीशे में देखा। मैं वाकई परेशान था और परेशानी के आलम में नाना पोटी कर लग रहा था। साहबजादे, आर यू हैप्पी? क्या तुम परेशान हो? नहीं जी, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। क्यों? तुम खुश क्यों हो? सेठ गर्म हो गया और मैं सटपटा गया। डैडी, ये इसलिए खुश हैं कि आपको शेर याद आया है। फहमी ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया। सेठ खूबसूरत की बातें खिल गई। हाँ भाई, है तो ये खुशी की बात। अब देखो ना, शेर कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाता है जब उसे नहीं आना चाहिए। मेरी तो ये हालत है कि कभी कभी तो दिन में 20-20 दफा भी शायरी करनी पड़ जाती है। आप छिलका खाया करें, मैंने तजवीज दी। सेठ ने पहले तो बेध्यानी में सर हिला दिया, लेकिन फिर बात समझकर फौरन ही मेरी तरफ देखकर घूरा। ये तुम साइंसदान लोग हिस्से जमालियात से बिल्कुल आरी होते हो। हाँ जी, मैंने कुछ ना समझते हुए भी सर हिला दिया। तुम्हें गालिब कैसा लगता है? सेठ ने अपनी थूथनी उठाई। बस जी ठीक ही है। मैंने नजरें चुराई। आर यू सीरियस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो चौंक गया। ओह डैडी, आपने शाहरुख से खाने का तो पूछा ही नहीं। फहमी फिर मेरी मदद को आई। यस, यस जी यस, मैंने फहमी के इशारे को समझते हुए जल्दी से कहा। ओके, गेट आउट, आ जाओ, इकट्ठे ही खाना खाते हैं। सेठ ने इशारा किया और मैं किसी मामूल की तरह फहमी के हाथ में हाथ दिए दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। ये कमरा और भी खूबसूरत था। मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। टेबल अनवाओ इकसाम के 10-15 गर्मा गर्म खानों से भरा हुआ था और पूरे कमरे में खानों की तेज खुशबू फैली हुई थी। फहमी ने आगे बढ़कर मेरे लिए कुर्सी खींची। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा था। वरना हमारे घर में इस मकसद के लिए हमेशा अब्बा की धोती बतौर दस्तरखान इस्तेमाल होती थी। खाना खाने के बाद वो यही धोती बांध कर कलूला फरमाया करते थे। जिस दिन खाने में मिर्चें ज्यादा होती थी, अब्बा भी दोहराने कलूला तड़पते रहते थे। चूंकि धोती एक रिस्की लिबास है, इसीलिए अब्बा ने धोती में बाकायदा नेफा बनवाकर उसमें बोरी के सेबे का अजारबंद डलवा रखा था। अब्बा की याद ने मुझे फिर तड़पा दिया। पता नहीं थाने वाले ने उन्हें छोड़ा भी होगा कि नहीं। तुम खाना नहीं खा रहे? क्या कुर्सी में कोई कील है?
सेठ ने अपना डरावना मुंह मेरे करीब करके कहा और बेख्तियार मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो असल में अब्बा। मैंने फहमी की तरफ देखा। सेठ चौंक उठा। अब्बा? कौन अब्बा? फहमी हस्बे रिवायत मैदान में कूदी। अब्बा नहीं, डैडी। अच्छा, शाहरुख कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है। मुझे भी होश आ गया कि मैं यहाँ किस हैसियत में आया हूँ। खाना कैसे अच्छा हो गया? तुमने तो अभी खाया ही नहीं। सेठ ने बात पकड़ ली। वो जी, ये देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने घबरा कर कहा। सेठ मुतासर हो गया। वाह वाह भाई, क्या साइंसदान शोहर चुना है फहमी तुमने। ये तो हीरा है, हीरा। मैं डर गया कहीं वो हीरा कहते कहते साथ मंडी न लगा दे। मैंने खाना शुरू किया और फहमी ने फरमाबरदार बीवी की तरह आगे बढ़ बढ़ कर मुझे पानी, सलाद और सालन की प्लेटें देना शुरू कर दी। ये लीजिए, ये खाइए, ये चिकन टेस्ट कीजिए ना, हमारा खानसामा बहुत अच्छा पकाता है। फहमी दिल के बरखिलाफ जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाए मेरा दम भर रही थी। मुझे ताहाल कुछ समझ नहीं आई थी कि फहमी ने मुझ पर पर्स चोरी का इल्जाम लगवाकर मुझे थाने क्यों भिजवाया, फिर शादी का इकरार करवा के घर क्यों लाई, और फिर करीब भटकने की इजाजत क्यों ना दी। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा मनहूस सजा और क्या हो सकती है कि उसे एक खूबसूरत और अमीर तरीन लड़की शादी के बगैर ही अपना खावन तस्लीम कर ले, लेकिन उसके और अपने दरमियान खारदार तारे लगा ले। उफ खुदाया, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैंने अपना सर घूमता हुआ महसूस किया। क्या हुआ शाहरुख? फहमी ने मसनूई परेशानी से पूछा। खुदा की कसम, जब वो मुझे शाहरुख कहकर बुलाती थी तो मुझे यूं लगता था जैसे किसी चंगड़ को बुश बना दिया गया हो। मेरा बहुत जी चाहा कि जोर जोर से कह कहे लगाऊं। ऐसा गंजा शाहरुख इंडिया में होता तो देवदास का नाम टिंड दास होता। टिंड का ख्याल आते ही मैंने सर पे हाथ फेरा। टिंड के शोरिश ज़दा बाल आहिस्ता आहिस्ता सर निकालना शुरू हो गए थे। जानू, आप ठीक तो है ना? फहमी ने मुझे ऐसे जानू कहा जैसे किसी को उल्लू का पट्ठा कहा जाता है। मैं एकदम चौंक गया। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही जरा सर चकरा रहा था। आई थिंक यू नीड डिस्टर्बेंस। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। सेठ ने मुनाफिक अंग्रेजी में मुझसे इजहार हमदर्दी किया। जी हाँ, जी हाँ, मैंने बगलोलों की तरह सर हिला दिया। मेरा भी यही ख्याल है, आइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फहमी फहमी पहले ही इसी बात के इंतजार में थी। उसने तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि मैं इतना शानदार खाना छोड़कर उठना नहीं चाहता था। मेरा बहुत जी चाह रहा था कि एक चेस्ट की बोटी ट्राई करूं, लेकिन फहमी ने मेज के नीचे से मेरे पांव पर इतने जोर से अपनी एड़ी वाली जूती मारी कि मेरी चीख निकल गई। सेठ ने चौंक कर अपना बेहुदा मुंह मेरे करीब किया और बोला, कोई इमरजेंसी तो नहीं? जवाब मेरी बजाय फहमी ने दिया। नहीं डैडी, मुझे पता है। असल में जब इन्हें सर में दर्द हो रही हो तो फिर इनकी ऐसी ही कराहें निकला करती हैं। उसने दोबारा पहले से भी ज्यादा जोर से पाँव मारा और अब की बार जो मेरी चीख निकली उसे सुनकर सेठ वाकई डर गया। ओके ओके, यू कैन गो टू योर होम। तुम लोग अपने कमरे में जा सकते हो। मैंने दिल ही दिल में सेठ पर तहे दिल से लानत भेजी और बादल नख्वास्ता उठकर फहमी के साथ वापस कमरे की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर देखा। सेठ डाइनिंग टेबल पर बैठा छुरी कांटे के साथ चाय पीने की कोशिश कर रहा था। कमरे में पहुंचते ही फहमी ने एक धमाके से दरवाजा बंद किया और दांत पीसती हुई बोली, तुम गंजे दोज़खी बास्टर्ड, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। कब? मैंने बेताबी से पूछा। वो और ज्यादा तप गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लगता है थाने में अभी तुम्हारे होश पूरी तरह ठिकाने नहीं आए। लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातें मान तो रहा हूँ। मुझसे क्या गलती हुई? बकवास मत करो। क्या जरूरत थी अपने बाप को फोन करने की? मैंने कह भी दिया था कि वो थाने से वापस घर पहुंच जाएंगे। वो तो वापस पहुंच चुके होंगे, लेकिन मैं कैसे पहुंचूंगा? तुम कोई लड़की नहीं कि घर से बाहर रहने पर तुम पर कोई इल्जाम लग जाएगा। तुम मेरी अम्मा को नहीं जानती, वो कच्चा खा जाएंगी मुझे। मेरी गुजारिश है कि बस एक दफा मुझे घर बता आने दो कि मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा। क्या कहा? उल्लू के पट्टे, वो चिल्लाई। मेरा मतलब है कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं आज रात बाहर रहूंगा। तुम जाना चाहते हो? वो ठोस लहजे में बोली। कौन ना शुक्रा जाना चाहता है। मैं तो सिर्फ अम्मा अब्बा को इत्तला, कोई इत्तला नहीं होगी। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो पुलिस को मेरा एक फोन ही काफी होगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा मजाजी खुदा। ओ शट अप, आईना देखो जरा गौर से। मैंने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखा। चेहरे मोहरे से मैं बब्बू बराल का छोटा भाई लग रहा था। फहमी की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो कुछ देर तक इसी तरह बैठी रही, फिर फ्रिज में से एक पेप्सी निकालकर घटाघट पी गई। ये अमीर लोग भी कमाल के होते हैं। अब भला कोई पेप्सी भी इस तरह पीता है? हमारी मिसाल सामने है। हमारे घर में ईद के ईद पेप्सी आती थी
और इस एक बोतल में भी अब्बा 4 गिलास पानी डाला करते थे। उनका कहना था कि खालिस पेप्सी फौरन चढ़ जाती है। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। फहमी ने मुझे सोचों से निकाला। सब कुछ बेशक ना बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए ना। मैंने बेतकल्लुफी के जीने पर पहला कदम रखा। मेरी बात के जवाब में वो खामोश हो गई। मैं इंतजार करने लगा कि कब वो इस अहम राज से पर्दा उठाती है। काफी देर तक वो कालीन को घूरती रही, फिर एक गहरा सांस लेकर बोली, मैं तुम्हें 5 लाख देना चाहती हूँ। उसने इत्मीनान से कहा, और मैं बेहोश होते होते रह गया। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं फौरी तौर पर खुद को ना संभालता तो मेरे नए सूट की पैंट खराब भी हो सकती थी। मैंने चक्कर खाने से पहले उसके जुमले को जहन में दोहराया और फिर पूछा, क्या कहा? उसका जवाब वही था, मैं तुम्हें 5 लाख देना चाहती हूँ। मुझ पर शादी अमर की कैफियत तारी हो गई। मैंने तसव्वुर की आंख से देखा, अच्छे से होटल में बैठा खाना खा रहा हूँ, लाहौर की माल रोड पर एक पहिए पर मोटरसाइकिल दौड़ा रहा हूँ, रीमा के साथ कच्ची लस्सी पी रहा हूँ, डबल बेड पर फहमी के साथ टाइटैनिक देख रहा हूँ, और फहमी मुझसे तस्वीर बनवाने की फरमाइश कर रही है। और बस फहमी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात मानना होगी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसके कदमों में सर रख कर कहूँ कि मोहतरमा, 5 लाख के लिए तो मैं आपका खोता भी बनने को तैयार हूँ। फरमाइए, मुझे किसको दौलती झाड़नी है? लेकिन फिर संभलते हुए पूछा, बात खतरनाक तो नहीं? कहीं किसी को कोई पैकेट तो नहीं पहुंचाना? बिल्कुल भी नहीं। कोई कत्ल वगैरह? हरगिज नहीं। कोई अगवा? मेरा मतलब है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को अनर जैल में मट्टी का तेल डालकर तो नहीं पिलाना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ओह, तो मैं समझ गया। मैंने चौंक कर कहा, क्या समझ गए? मुझे पता चल गया है। तुम राह की एजेंट हो और मुझसे भम धमाका करवाना चाहती हो। और मुझे भी पता चल गया है कि तुम उल्लू के पट्टे हो और मेरे हाथों जलील होना चाहते हो। उसने दांत पीसे। तो फिर ये कैसा काम है जिसके लिए तुम मुझे 5 लाख दोगी? पहले तुम हामी भरो। वाह, हामी क्यों भरूं? इधर मैं हामी भरूं, उधर तुम कहो। चलो भाई, अब चौथी मंजिल से छलांग लगाओ। यू इडियट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 लफ्ज बोलने हैं, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। 3 लफ्ज? मैं हैरान रह गया। मैंने फौरन सोचा कि वो 3 लफ्ज क्या हो सकते हैं, और दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते ही मुझे खुशी से पित निकल आई। मैंने शर्मा कर कहा, मैं समझ गया हूँ कि वो कौन से 3 लफ्ज हैं। कौन से हैं? फहमी ने पूछा। वो लफ्ज हैं, आई लव यू। मैंने उंगलियां दांतों में दबाई और फहमी की तरफ देखा। वो खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कि मेरा जवाब गलत है। मैंने फिर जहन पर जोर दिया। ओहो, अब समझा। ये 3 लफ्ज हैं, मैं तुम्हारा हूँ। पटाख! मेरे सर में गुलदान आ लगा और मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर 35 खरगोश रक्स कर रहे हों। लुच्चे, अगर दोबारा ऐसे अल्फाज बोले तो मार मार कर पिल्ला बना दूंगी। फिर गलियों में म्याऊं म्याऊं करते फिरोगे। पिल्ला म्याऊं म्याऊं नहीं करता, ट्यों ट्यों करता है जी। मैंने कराहते हुए उसकी तस्हीह की। मालूम है, मालूम है। बकवास करने की जरूरत नहीं। वो गजबनाक हो रही थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यकीनन ये 3 लफ्ज मेरे हक में नहीं जाते। तो फिर मुमकिन है ये 3 लफ्ज हों कि मैं कुत्ता हूँ या फिर मैं हिजड़ा हूँ। ओ माय गॉड! ये ख्याल आते ही मेरी रूह फना हो गई। चलो, कुत्ते वाला एतराफ तो मैं बाअमर मजबूरी कर ही लेता, लेकिन ये जो हिजड़े वाला एतराफ था, ये तो साफ साफ मेरी मर्दानगी पर हमला था। नहीं नहीं, मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मैं बेख्तियार चिल्लाया और फहमी मुझे हैरत से घूरने लगी। मैं हिजड़ा नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये इंकिशाफ तुम पर कब हुआ? क्या मतलब? मैं गड़बड़ा गया। मतलब ये कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं तुमसे नहीं कहलवाना चाहती। खुदा के लिए अब बता भी दो कि वो 3 अल्फाज कौन से हैं। मैंने बेबसी से कहा। वो 3 अल्फाज हैं, तलाक तलाक तलाक। फहमी ने कहा, और मेरे अंदर 5-6 हाइड्रोजन बम फट गए। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।